रूस की सड़क बर्फ से ढकी हुई थी। हर तरफ सफेद चादर ने जिंदगी की रंगीनियों को ऐसे कफन की तरह लपेट लिया था, मानो सब कुछ दफन हो चुका हो। इसी सन्नाटे में एक लड़की तेज तेज कदमों से बर्फ के पहाड़ को पार करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। उसने ब्राउन लॉन्ग ऊनी कोट पहन रखा था, चेहरा नाक तक ढका हुआ था। बस उसकी गहरी काली आंखें नजर आ रही थीं, बिल्कुल उसके काले बालों की तरह। उसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। ये देश उसके लिए अजनबी था, ये रास्ते अनजान थे, और उसकी मंजिल क्या है वो खुद भी नहीं जानती थी। लेकिन उसे सिर्फ एक चीज का डर था, एक इंसान का डर। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति था, जिससे जान बचाकर वो भाग रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शाम ढलने लगी थी और सफेद बर्फ पर चांदनी सी उतरने लगी थी। लगातार पैदल चलकर वो थक चुकी थी। एक पेड़ के सहारे टिककर उसने हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक उसके रगों में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। हाय माई लिटिल प्रिंसेस, अकेली अकेली कहाँ जा रही हो? मुझे साथ नहीं ले जाओगी? वो खुरदरी खतरनाक आवाज उसके कानों से टकराई। पीछे से किसी ने उसे दबोच लिया था। आखिर इतना बड़ा खेल मैंने तुम्हारा साथ पाने के लिए ही तो रचाया था। तुम अरब सिंह की कैद से तो निकल आई हो, लेकिन अब मेरी कैद से कैसे निकलोगी? तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने ही दोस्त से गद्दारी की है। अब कीमत तो तुमसे ही वसूल होगी नायरा। उसकी पकड़ में फंसी नायरा बुरी तरह झटपटाने लगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे। मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहती, उसकी गर्दन में अचानक एक नुकीली चीज चुभी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगली बार जब वो उसने पलकें खोलीं तो वही आदमी उसके चेहरे पर बेहद करीब झुका हुआ था। धीरे धीरे उसके होठों के करीब बढ़ता उसकी जान निकालने लगा। उसे अब शिद्दत से एहसास हुआ, इससे अच्छा तो वो अरब राजपूत के बंगले में थी। कम से कम इज्जत के खराब होने का डर तो नहीं था। अब ये इंसान तो बिना जायज रिश्ते के ही उसके साथ। ये ख्याल ही उसकी जान निकालने लगा था। उसने अपनी आंखें जोर से कसकर बंद कर लीं और अगले ही पल उसे अपने होठों पर सामने खड़ी एक इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को देखकर उसकी आंखें चमक उठी थीं। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ने उसे स्कॉलरशिप पर एडमिशन दिया था और उसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि वो इतनी बड़ी खुशी पाकर खुशी से वहीं पर नाचने लगे। सबको चीख चीख कर बता दे, आज नायरा को सब कुछ मिल गया जो उसने कभी ख्वाबों में देखा था। हिंदुस्तान से रूस तक का सफ़र उसे बुरी तरह तोड़ चुका था, मगर इस नज़ारे ने उसकी सारी थकावट मिटा दी। कल ही वो रूस की सरजमी पर पहुंची थी। उसके साथ कुछ और भी हिंदुस्तानी लड़कियां थीं और सबने मिलकर किराए का एक अपार्टमेंट ले लिया था। लेकिन नायरा जानती थी, यहाँ उसे अपने सारे खर्च खुद उठाने होंगे। सपनों की ताबीर तक पहुँचने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। यूनिवर्सिटी का पहला दिन सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही बीत गया था। प्रोफेसर एक एक करके सारे स्टूडेंट्स से मिल रहे थे। हर देश से आए हुए स्टूडेंट्स अपने अपने सपने लेकर वहाँ खड़े थे, बिल्कुल नायरा की तरह। स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल जाना उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था, मगर असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। किताबें फ्री नहीं मिलेंगी, नोट्स फ्री नहीं मिलेंगे, रहने और खाने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। बहुत जल्द ही उसे जॉब ढूंढनी थी। यूनिवर्सिटी से वापसी पर उसने अपार्टमेंट जाने से पहले सोचा, कुछ पार्ट टाइम जॉब देख लें। दोस्तों ने भी कहा था, कॉन्फिडेंट होकर जाओ, कैफ़े या रेस्टोरेंट में आसानी से जॉब मिल जाएगी। उसने हिंदुस्तानी ड्रेस पहना हुआ था, सफ़ेद ढीला ढाला कुर्ता और नीचे खुलासा ट्राउज़र पहना हुआ था। दो तीन कैफ़े ट्राई किए, मगर हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया गया। शाम गहराने लगी और उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। काम ढूंढना जितना आसान उसने सोचा था उतना था नहीं। रेस्टोरेंट वालों की डिमांड थी, ऐसी लड़की चाहिए जो फुर्तीली हो, शॉर्ट ड्रेस पहने, ताकि कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। नायरा ये डिमांड कभी भी पूरी नहीं कर सकती थी। थकी हारी उसने सोचा, अब अपार्टमेंट लौट जाना चाहिए। मगर तभी उसकी नज़र नुक्कड़ पर बने एक आलीशान रेस्टोरेंट पर पड़ी थी। उसने खुद से कहा, शायद यहाँ भी रिजेक्ट कर देंगे, ये तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट है। लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। वो हिम्मत जुटाकर शीशे के दरवाजे को सिलाइट करती हुई अंदर दाखिल हुई। सामने रिसेप्शन पर बैठी एक औरत काले ब्लाउज और घुटनों तक स्कर्ट पहने हुए उसे सर से पैर तक घूरते हुए बोली, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम?
उस औरत के अंग्रेजी में पूछने पर नायरा ने सीधा उसकी आंखों में देखा और ठहर कर कहा, आई वॉन्ट मीट योर मैनेजर। नो मैम, ही इज़ अ बिट बिजी, यू कांट मीट हिम राइट नाउ। रिसेप्शनिस्ट ने ठंडी आवाज़ में माफ़ी मांगते हुए कहा और कंप्यूटर पर झुक गई। नायरा को अपनी हल्की सी इंसल्ट महसूस हुई थी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली। उसने तुरंत कदम मोड़े और दरवाजे की ओर बढ़ी कि तभी पीछे से लंबे लंबे कदमों की आहट आई। एक गहरी आवाज़ उसके कानों से टकराई, हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू। नायरा पलटने पर मजबूर हो गई। उसके घने काले बाल, खूबसूरत चमकती ब्राउन आंखें, उसकी आंखें उस शख्स पर ठहर गई थीं। बेहद हैंडसम, 30 से 35 के बीच का नौजवान, जेब में हाथ डाले उसे ही देख रहा था। उसकी शख्सियत इतनी दमदार थी कि नायरा एक पल के लिए जड़ हो गई। आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर ऑफ दिस होटल बट आई थिंक ही इज़ बिजी, उसने होंठ खींचकर कहा। उस आदमी के होंठों पर धीमी सी हंसी खेल गई। नो, आई एम फ्री, यू कांट टॉक। नायरा ने हैरत से उसे देखा। तो आप इस होटल के मैनेजर हैं? उसकी नज़रें उस पर दौड़ गईं और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ हिंदी में कहा, क्यों, मैं शक्ल से कोई मैनेजर नहीं लगता आपको? नायरा का मुंह खुला का खुला रह गया। आपको हिंदी आती है? उसने लगभग खुशी से भरकर पूछा और वो एकदम हंस पड़ा। मुझे सिर्फ हिंदी ही नहीं, पंजाबी, गुजराती, मराठी और भी बहुत सारी भाषाएं आती हैं। कहो तो सुना दूं? उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसकी हैरत को एंजॉय कर रहा हो। नायरा ने एक लंबी गहरी सांस ली थी। अगर किसी विदेश में अपना कोई मिल जाए तो बड़ी राहत मिलती है। एक्चुअली मैं रूस में स्कॉलरशिप पर आई हूँ, मुझे जॉब चाहिए थी। दोस्तों ने कहा होटल में जाकर ट्राई कर लो, मगर शायद मेरा हुलिया इन लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन मैं इसे बदल नहीं सकती। सोचा आपके होटल में भी ट्राई कर लूँ। वो गंभीर होकर सुन रहा था, फिर आगे बोला, दैट्स ग्रेट, हमारे होटल में हिंदुस्तानी लड़की काम करेगी, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। इन बनावटी और नकली मुस्कान वाली गोरी मेम को देख देख कर मेरा जी भर गया है। आप कल से ही ज्वाइन कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। नायरा का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया था। उसने इधर उधर देखा। होटल वाकई बहुत आलीशान था। उसके दिमाग में जोड़ घटा शुरू हो गया था। इतना बड़ा होटल है तो तनख्वाह भी अच्छी ही होगी। सामने खड़ा शख्स जैसे उसकी सोच को पढ़ चुका था। आपको तनख्वाह के नाम पर अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, डोंट वरी, बट कल से ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वैसे बाय द वे, व्हाट्स योर ब्यूटीफुल नेम? वो अचानक पलटा और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। नायरा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जी मेरा नाम नायरा प्रताप है। वो धीरे से मुस्कुराया, काफ़ी अच्छा नाम है आपका। माई सेल्फ रुद्र मुखर्जी, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। नायरा एकदम से हड़बड़ा गई, लेकिन सर आप मेरा कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं लेंगे? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? रुद्र ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं बंदे का चेहरा देखकर ही बता देता हूँ कि वो हमारे यहाँ काम करने लायक है या नहीं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना कहकर वो तेज़ी से चला गया जैसे उसे कहीं जाने की बहुत जल्दी हो। नायरा तो खुशी से पागल हुई जा रही थी। इतनी जल्दी जॉब का मिल जाना, ये उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी से सीधा होटल पहुंची। टाइमिंग थी 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। पहले उसे ट्रायल पर रखा गया था ताकि काम को सही तरीके से समझ सके। वो बस कस्टमर्स के ऑर्डर बुक करने के लिए काम दिया गया था और सबसे अच्छी बात, उसकी ड्रेस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। 1 हफ्ता गुजर चुका था और नायरा अपनी जॉब को खूब एंजॉय कर रही थी। रुद्र से उसका अक्सर आमना सामना हो जाता। वो उसके साथ बैठकर 1 कप चाय जरूर पीता था और हिंदुस्तान की ढेर सारी बातें करता। उस शाम नायरा ने सफ़ेद लॉन्ग टॉप और एक खुलासा ट्राउज़र पहना हुआ था। बाल ऊंची पोनी में बंधे थे। वो सबके ऑर्डर्स नोट कर रही थी। घड़ी देखी, 7:30 बज चुके थे। बस आधा घंटा और फिर वो अपने अपार्टमेंट में जा सकेगी। उसका अपार्टमेंट पास में ही था, वो पैदल भी जा सकती थी। मगर तभी होटल का बड़ा सा दरवाज़ा स्लाइड हुआ और पूरे हॉल का माहौल एकदम से बदल गया। सारे वेटर्स और नौकर अचानक चौकन्ने हो गए। एकदम से अफरा तफरी मच गई और फिर कुछ ही सेकंड में सब दरवाजे के पास लाइन बनाकर खड़े हो गए, हाथ बांधे, सिर झुकाए, मानो किसी बहुत ही खास और खौफनाक शख्सियत का स्वागत करने वाले हों। नायरा ऑर्डर नोट करने के बाद काउंटर के पीछे खड़ी थी। उसकी हैरान नज़रें सामने जमी भीड़ पर टिक गईं। उसने होठों में दबे स्वर में बड़बड़ाया, ये लोग तो ऐसे खड़े हैं जैसे इस मुल्क का प्रधानमंत्री आने वाला हो। ये कहते हुए वो फिर से पैड पर झुक गई कि तभी अचानक
एक बेहद दिल फरेब परफ्यूम की खुशबू उसकी नाक से टकराई और वो मदहोश हो गई। उसने गहरी सांस खींची। ओह माय फेवरेट परफ्यूम। उसकी आंखें एकदम से बंद हुईं और जब खोली तो सामने से 3 लोग अंदर आते दिखाई दिए। दोनों तरफ 2 लोग और बीच में एक शख्स। उनमें से एक रुद्र भी था और दूसरा कौन था वो नहीं जानती थी, मगर बीच वाला उसे जैसे पल भर में घायल कर गया था। नायरा का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। उसने हल्की दबी आवाज में खुद से कहा, हे भगवान, इतना हैंडसम इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो किसी कोरियन ड्रामे का हीरो लगता है। उसकी निगाहें उस पर अटक गई थीं। 6 फुट से भी लंबा कद, घने काले बाल, चेहरे पर रौब और शान, सुर्ख गोरी रंगत, गुरूर से तनी ऊंची नाक और उसके नीचे गुलाबी होंठ, जिनकी हल्की सी हरकत दिल को हिला दे। गहरे रंग का सूट पहने वो हर कदम पर अपना चार्म बिखेरता आगे बढ़ रहा था। नाक से सरकती सांसों में बही महक थी जिसने नायरा का दिल बांध लिया था। उसकी धड़कनें थम सी गई थीं। तभी सीढ़ियों के पास पहुंचकर वो अचानक पलटा था। उसकी काली गहरी आंखें सीधी नायरा की नज़र से टकराईं और वो ठिठक गया। नायरा की सांस जैसे रुक सी गई थी। उसके दांतों तले दबे होंठ, कांपती पलकों के पीछे वो उसे पागलों की तरह एकटक निहारे जा रही थी। जब उसने खुद को उसकी नज़रों में कैद पाया तो वो बुरी तरह सटपटा गई। बालों की लट को कान के पीछे करती हुई शर्म से नजरें झुका गई और कागज पर निगाहें गड़ा लीं। उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। जब वो ऊपर सीढ़ियां चढ़ा तो उसकी सांस नीचे गिरी थी और तभी रुद्र ने झुककर उसके कान में हल्का सा कुछ कहा था और वो रहस्यमयी शख्स बिना कुछ बोले उसकी बात पर सिर हिलाता हुआ ऊपर चला गया। और तब जाकर नायरा की सांस वापस लौटी। उसने धीमे स्वर में बुदबुदाया, सच कहते हैं लोग, कुछ लोग सचमुच आपकी सांसें रोक देने की ताकत रखते हैं। घड़ी पर नज़र पड़ी, 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और बैग कंधे पर टांग कर बाहर निकलने को हुई कि तभी रुद्र हड़बड़ाता हुआ उसके पास आया। मिस नायरा, हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। रुद्र के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। नायरा चौंकी। सब खैरियत तो है ना रुद्र? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? रुद्र ने धीरे से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। दरअसल मैंने तुम्हें उनकी परमिशन के बिना रख लिया, इसीलिए उन्होंने बुलाया है, बट डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। बस चलो मेरे साथ। नायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो रुद्र के पीछे पीछे ऑफिस के दरवाजे तक पहुंची। सामने ही वो मगरूर सा इंसान टांग पर टांग चढ़ाए कुर्सी पर बैठा था, आरब राजपूत। उसके चेहरे का रौब पूरे कमरे में छाया हुआ था। रुद्र ने दस्तक दी और दरवाज़ा खोल दिया। नायरा अंदर आई तो उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में न जाने कितने ख्याल घूमने लगे। अगर बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया तो उसका क्या होगा? वो सर झुकाए खड़ी थी, उंगलियां घबराहट में आपस में फंस रही थीं। रुद्र ने हल्के स्वर में कहा, सर ये नायरा है, हिंदुस्तान से स्टडी वीज़ा पर आई है। इसे जॉब की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने रख लिया। और वो उसकी साइड में खड़ा होकर साफ तौर पर उसका पक्ष ले रहा था। अच्छा रुद्र, कुछ खास गेस्ट होटल में आ रहे हैं तो तुम उनके लिए जाकर इंतजाम करो। आरब राजपूत की भारी आवाज़ गूंजी तो रुद्र सर हिलाकर हाँ करता हुआ नायरा को आंखों ही आंखों में तसल्ली देता बाहर निकल गया। मगर नायरा का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। सामने बैठे शख्स की पर्सनालिटी का असर उसके रग रग में दौड़ चुका था। वो पहले ही उससे गहराई से इम्प्रेस हो चुकी थी। आरब ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, बैठो। उसकी कमांडिंग टोन सुनकर नायरा झिझकते हुए सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। दिल उसके गले में अटका हुआ था। वो सटपटा कर बोली, सर प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मैं सचमुच बहुत मजबूर हूँ और बहुत मेहनत करती हूँ। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आगे से आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, प्लीज़ सर। नायरा नॉन स्टॉप बोलती चली गई। आरब राजपूत पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। उस मुस्कान ने उसके चेहरे की शख्सियत को और भी जानलेवा बना दिया था। नायरा के गाल शर्म से लाल हुए थे। उसने झट पर अपनी नज़रें झुका लीं। आरब झुककर धीमी मगर भारी आवाज़ में बोला, बाकी बातें ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। नायरा का दिल जैसे रुक सा गया। वो हड़बड़ाकर बोली, जी सर, वो क्या? आरब की नज़रें उसकी आंखों में कैद हो गईं। फिर होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। अगले की बात सुने बिना नायरा के गाल सुर्ख हो गए। उसने दांतों तले होंठ दबा लिए, फिर हड़बड़ाकर बोली, सॉरी सर, अगर आपको बुरा लगा तो अब दोबारा नहीं होगा ऐसा। आरब सीधा होकर बैठ गया। उसकी नज़रों में अजीब सी चमक थी। मैं आरब राजपूत हूँ
और मुझे इसी नाम से पुकारा जाए, समझी? जी जी सर, मेरा मतलब जी आरब जी, नायरा मासूमियत से बोली। आरब की मुस्कान गहरी हुई थी। अब तुम जा सकती हो, मुझे लगता है कि तुम्हें लेट हो रहा है। उसने वॉच पर नज़र डाली और फिर कहा, नाइस टू मीट यू मिस नायरा। उसकी नज़रें जैसे नायरा को भीतर तक पड़ रही थीं। नायरा की सांसें उलझ गईं। वो बस धीरे से मुस्कुराई और झटपट उठकर बाहर निकल गई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, आरब ने अपने आप से कहा। तभी रुद्र अंदर आया और बोला, सर, सारे इंतजाम हो चुके हैं, चिंता मत कीजिए। आरब पीछे झुकते हुए धीमी आवाज़ में बोला, वो लड़की नायरा, आई लाइक हर। कुछ अलग है उसमें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पहली नज़र में देखकर ही ऐसा लगता है जैसे पूरी ज़िंदगी हमारी उसके आसपास ही घूमने लगी हो। मुझे इसके बारे में सारी जानकारी चाहिए, और अगर इसे यहाँ किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे तुरंत बताना। रुद्र हैरान रह गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, आरब सर, वो आपके टाइप की नहीं है। मेरा मतलब, आप जैसी लड़कियाँ चाहें वैसी लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये तो एकदम आम सी लड़की है। आरब की नज़रें ठंडी हुईं। उसने गुस्से से कहा, अब तुम मुझे बताओगे कि मेरे टाइप की कौन है और कौन नहीं? अपनी शक्ल मेरे सामने से हटाओ रुद्र, मैं खुद पता कर लूँगा। उसका लहजा इतना ठंडा और ख़तरनाक था कि रुद्र तुरंत चुप हो गया। उसने एक ठंडी आह भरी और कमरे से बाहर निकल आया। नीचे आया तो नायरा जा चुकी थी। उसने मुट्ठियाँ कसकर भींच लीं। उधर नायरा अपने फ्लैट में दाखिल हुई तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो अभी तक आरब की जादुई पर्सनालिटी के असर से बाहर नहीं निकल पाई थी। सिर्फ कुछ ही पल उसके साथ बिताए थे उसने, मगर लगता था जैसे किसी जादुई घेरे में कैद हो गई हो। अगले दिन वो होटल पहुंची और हमेशा की तरह अपने काम में लग गई। वो ऑर्डर नोट कर रही थी कि अचानक रुद्र वहाँ आ गया। नायरा मुस्कुराकर बोली, हेलो रुद्र। उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन उसके अगले ही शब्द सुनकर नायरा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मिस नायरा, आज से आप यहाँ काम नहीं करेंगी। नायरा वहीं जम सी गई। उसके दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कांपते होठों से सिर्फ इतना निकल पाया कि क्या मतलब? क्या मेरे काम से आपके बॉस खुश नहीं हैं? एकदम वो रोने वाली हो गई थी। क्या मुझे निकाल दिया गया? उसकी आंखें भर आईं। रुद्र ने फौरन सिरे नामे हिलाया। अरे नहीं नायरा, बॉस को आप इतनी पसंद आई हैं कि उन्होंने आपकी प्रमोशन कर दी है। अब आप हर टेबल पर जाकर ऑर्डर नोट नहीं करेंगी, बल्कि यहाँ जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप इन सब की मैनेजर होंगी। उनके काम पर नज़र रखेंगी और किसी भी तरह की शिकायत की सूरत में मुझे या फिर सीधे सर को इन्फॉर्म करेंगी। रुद्र की बात सुनकर नायरा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। हैरानी से उसने रुद्र से कहा, क्या? ये तो जैसे कोई सपना था। रुद्र की आंखों में अजीब सी चमक थी। ये सपना नहीं है नायरा, ये हकीकत है, क्योंकि तुम अरब राजपूत की दुनिया में अब कदम रख चुकी हो और अब तुम्हें बहुत कुछ ऐसा फेस करना पड़ेगा जो तुम्हें हिला कर रख देगा, पर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। उसने कंधे उचकाकर कहा और नायरा का दिल जैसे सीने से बाहर कूदने को तैयार था। उसने हकलाकर कहा, क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं भला उनकी दुनिया का हिस्सा कैसे बन सकती हूँ? मेरा और उनका कोई मुकाबला ही नहीं। रुद्र ने कड़वी हंसी हंसी। तुम बहुत मासूम हो नायरा, वरना अब तक किसी वेट्रेस को अरब राजपूत ने अपने ऑफिस में बुलाया है? ऐसा कभी नहीं हुआ और तुम अब उनकी नज़र में आ चुकी हो। मैं बस दुआ कर सकता हूँ कि तुम्हारी ये मासूमियत बची रहे। उसकी बातें सुनकर नायरा बुरी तरह उलझ गई। उसके होंठ कांप गए। पर मैं उन्हें कैसे पसंद आ सकती हूँ? वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं तो बस एक मामूली सी लड़की हूँ। रुद्र की हंसी इस बार गहरी और रहस्यमय हुई थी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है नायरा कि तुम किसकी दुनिया में फंस चुकी हो। जिन्हें तुम बहुत बड़ा आदमी कह रही हो ना, वो बड़ा कैसा बना, ये अगर तुम्हें पता चल जाए तो शायद पहले ही फुर्सत में डर कर यहाँ से भाग जाओ। नायरा ने आधी मुस्कान के साथ मजाक में कहा, क्या मतलब? क्या वो कोई माफिया है या क्रिमिनल? उसकी बात सुनकर रुद्र अचानक ठहर गया। फिर बेहद धीमी आवाज़ में उसके कानों के करीब झुककर बोला, वो इस देश का सबसे बड़ा डॉन है नायरा। इस देश में जितने भी गलत काम होते हैं, उनकी डोर कहीं ना कहीं अरब राजपूत तक पहुंचती है। हम सब बस उनके गुलाम हैं। अगर कोई उनका साथ छोड़ दे तो वो उसे मिट्टी में मिला देते हैं। और आज से ये बात तुम भी याद रखना, तुम्हारे पैरों में भी अरब राजपूत का नाम की बेड़ियां पड़ चुकी हैं। अब तुम चाह कर भी उनसे दूर नहीं जा सकती। वो एक ऐसा आवारा भंवरा है जो खूबसूरत कलियों का दीवाना है। उसकी सरगोशी ने नायरा के जिस्म से
जान निकाल दी, एक सनसनी भर दी। उसका पूरा वजूद थर थर कांपने लगा, सांस गले में अटक गई और एक दुआ निकली, काश वो अभी इसी वक्त यहाँ से किसी तरह निकल जाए। उसने बिना जवाब दिए अपना पर्स उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रुद्र उसके पीछे देखता रहा। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। वो धीरे से बुदबुदाया, कितनी मासूम है, और मैं चाहता हूँ ये मासूमियत ऐसी ही बनी रहे। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में चिंगारियाँ सी चमक उठीं। आरब राजपूत, इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम्हारी मोहब्बत गई भाड़ में। अब देखता हूँ तुम नायरा तक कैसे पहुँचते हो। वो अब मेरी निगरानी में है और मैं उसे तुमसे दूर रखूँगा। उसके शब्दों में जहर था। उधर नायरा अपने फ्लैट पर पहुंची तो सारा दिन कमरे में खुद को बंद करके रखा। यूनिवर्सिटी गई तो सीधे घर आई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। उसके दिल में एक डर घर कर चुका था। वो जितना आरब राजपूत से दूरी चाहती थी, उतना ही उसके ख्यालों ने उसे घेर कर रखा हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा डर महसूस होता था। जिस इंसान से पहली नज़र में इम्प्रेस हो गई थी, अब उसी के नाम से डरने लगी थी। उसने ठान लिया था कि अब किसी भी कीमत पर इस होटल में वापस नहीं जाएगी। सोच लिया था कुछ दिन ठहरकर कहीं और नौकरी ढूंढेगी, मगर आरब राजपूत की छाया से भी दूर रहेगी। उधर आरब अब रोज़ाना होटल आने लगा था। पहले वो 1 महीने में 1 चक्कर लगाता था, मगर अब उसकी बेचैनी उसे रोक नहीं पा रही थी। उस दिन भी वो ऑफिस में बैठा था और सामने ध्रुव खड़ा था। आरब की आवाज़ में खतरनाक सी ठंडक थी। क्यों छोड़ी उसने जॉब? क्या उसे यहाँ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम थी? पहले तो इस जॉब को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी, खुशी से काम कर रही थी, फिर अचानक बगैर बताए कैसे चली गई। ध्रुव, मुझे कल तक उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसी टेबल पर चाहिए। ढूंढो उसे हर हाल में। ध्रुव ने लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। सर, मैंने पहले भी कहा था वो आपके टाइप की लड़की नहीं है, बिल्कुल मामूली सी है। ऐसी लड़कियां अगर अचानक बड़ा पद पा जाएं तो सटपटा जाती हैं, डर जाती हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगी या नहीं। शायद इसीलिए भाग गई होगी। उसके हल्के फुल्के अंदाज पर आरब की आंखों में खून उतर आया था। उसने मेज पर रखे गिलास को जोर से नीचे जमीन पर पटक दिया था और बर्फीली ठंडी आवाज में कहा, चुप रहो ध्रुव, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तुम समझ भी रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मोहब्बत कर बैठा हूँ मैं उससे। पहली नज़र में ही उसने मेरे दिल को धड़का दिया था। ये दिल अब हर पल उसी को देखने को मचलता है। एक झलक मिल जाए तो चैन आता है। और तुम कहते हो कि छोड़ दूँ उसे? ऐसे कैसे जाने दूँ? मुझे वो लड़की चाहिए, हर हाल में चाहिए। अगर तुम नहीं ढूंढ सकते तो मैं खुद उसे ढूंढ लूँगा। अब निकलो यहाँ से। ध्रुव उसके जुनून से सहम गया था। उसे यकीन हो गया था अब आरब राजपूत तो उस लड़की के पीछे किसी भी हद तक जाएगा। वो धीमे से बोला, ठीक है सर, आप फिक्र मत कीजिए। वो लड़की आपके कदमों में देर सवेर ढेर हो जाएगी। सब मुझ पर छोड़ दीजिए। वो अपने कोट के बटन बंद करता हुआ उठ गया, मगर आरब हल्का सा मुस्कुराया और उसकी तरफ नजरें गड़ा कर बोला, ध्रुव ध्यान रखना, वो मेरे कदमों में ढेर करने की चीज़ नहीं है। उसे मैं सर आँखों पर बिठाऊंगा। और हाँ, तुम्हारा लहजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी होने वाली बीबी के बारे में कोई ऐसे शब्द बोले, मुझे बर्दाश्त नहीं। ध्रुव होंठ भींचकर चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गया। इधर नायरा यूनिवर्सिटी में थी, मगर लेक्चर में उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। दिमाग बस इसी सोच में उलझा हुआ था कि नौकरी छोड़ देगी तो खर्चे कैसे चलेंगे। लेक्चर के बाद जब वो क्लास से बाहर निकली तो अचानक किसी से जोर से टकरा गई। सामने एक दुबला पतला 19-20 साल का रूसी लड़का खड़ा था। अस्त व्यस्त बाल, फ्रेंच दाढ़ी और गुस्से से भरा चेहरा। उसने गुस्से से चीख कर कहा, आर यू ब्लाइंड फुलिश इंडियन गर्ल। उसने गुस्से में इतनी जोर से चिल्लाया ही नहीं था, बल्कि नायरा को कंधे से पकड़कर जोर से धक्का भी दिया था। उसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। उसने एक के बाद एक उसकी इंडियन पहचान पर गंदी बातें फेंक दी। नायरा का खून खौल उठा, चेहरा लाल पड़ गया। उसने गुस्से में दांत भींचकर हिंदी में कहा, कमीने, बेहया, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की। और अगले ही पल उसने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरी यूनिवर्सिटी में जैसे धमाका हो गया। स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए, मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। लड़के की आंखें लाल हो गई थी। वो गुस्से से गुर्राया, हाउ डे यू बिच, आई विल डिस्ट्रॉय यू। उसने उंगली तानते हुए कहा और धमकी देकर वहां से चला गया। नायरा कांप रही थी। उसे पता था अब बड़ा तमाशा खड़ा हो चुका है। वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर शिकायत करना चाहती थी, मगर उसकी इज्जत पहले ही सबके सामने दांव पर लग चुकी थी। इसीलिए वो चुपचाप अपनी किताबें समेटती और यूनिवर्सिटी से निकलकर सीधे अपने अपार्टमेंट में आ गई।
उसने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ी। सारी रात करवटें बदलती रही। उसका रोम रोम डर से जकड़ा हुआ था। जिस आरब राजपूत को देखना कभी उसका क्रश था, अब वही नाम उसके लिए खौफ बन गया था। और ऊपर से इन रूसी लोगों के गुस्से का डर उसे और भी अकेला कर रहा था। अगले ही दिन नायरा ये सोचकर यूनिवर्सिटी पहुंची थी कि वो लड़के की शिकायत लगाएगी, मगर इससे पहले ही उसे ऑफिस बुला लिया गया। ऑफिस में घुसते ही उसका दिल दहल गया। सामने वही रूसी लड़का कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठा था और उसके साथ एक सूटेड बूटेड अधेड़ उम्र का आदमी भी था। उसके चेहरे पर घमंड और गुस्से की मोटी परत जमी हुई थी। नायरा के कदम ठिठक गए जब उसे अपने नाम की गूंज सुनाई दी। उसका नाम पुकारने वाला कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। उसने कड़क आवाज में कहा, मिस नायरा, आप तुरंत इस लड़के से माफ़ी मांगिए। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब हो। आपने इसके साथ बदतमीजी की है। ये इस देश के बहुत बड़े एम्बेसडर का बेटा है, सो प्लीज़ आप इससे माफ़ी मांग लें, वरना। नायरा की आंखें फैल गईं। मैं माफ़ी क्यों मांगूं? पहले इसने बदतमीजी की थी, धक्का दिया था मुझे। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं? उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर आत्मसम्मान की आग से भरी हुई थी। वाइस चांसलर की आवाज़ और भी सख्त हो गई। क्या आप चाहती हैं कि आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए और तुरंत हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाए? सोच लीजिए, माफ़ी मांगना आपके लिए ही बेहतर है। वो लड़का जोर से ठहाका मारकर हंसते हुए खड़ा हो गया और फिर आंखें तरेरते हुए बोला, नो, सॉरी इज़ नॉट इनफ। आई वॉन्ट टू स्लैप हर इन फ्रंट ऑफ होल यूनिवर्सिटी। तभी हिसाब बराबर होगा। दैट्स माई डील। उसके बाप ने कुर्सी से उठकर कोट के बटन बंद किए और ताव से कहा, इस 2 टके की इंडियन लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की इंसल्ट करने की? अब वही होगा जो मेरा बेटा कहेगा। पूरी यूनिवर्सिटी के सामने इसे तमाचा खाए बिना बात ख़त्म नहीं करेगा। वाइस चांसलर का चेहरा पीला पड़ गया। वो दोनों के सामने दबा दबा सा लग रहा था। नायरा की रूह कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ भी उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। उसे तो लग रहा था जैसे इंसाफ सिर्फ उसके देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में अमीर और ताकतवर लोगों का गुलाम था। जो जितना बड़ा उसका ही राज था। गलती चाहे उसकी हो या ना हो, उसका दिल अब बुरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा हिंदुस्तान लौट जाना ही बेहतर होगा या फिर इस रूसी लड़के से माफ़ी मांगना। उसे याद आया कैसे एक एक पैसा जोड़कर उसने रूस आने का इंतजाम किया था। फिर उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। उसने अपनी माँ की सारी जमा पूंजी ले ली थी और वादा किया था वो 2 गुना रकम कमा कर लौटाएगी। उसके सपने, उसकी मेहनत सब दांव पर थे। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला। किसी के सख्त कदमों की आहट ने कमरे का माहौल बदल दिया। हेलो एवरीवन, एक जानदार सी भारी आवाज़ गूंजी थी। नायरा ने चौंक कर नज़र उठाई और उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। आरब राजपूत कमरे में दाखिल हो चुका था। उसकी मौजूदगी ने ही वहाँ का संतुलन एकदम से बिगाड़ दिया था। उसके बाल पीछे की ओर सलीके से सेट थे। गहरी काली आंखों में तूफान भरा हुआ था। उसने आते ही मेज पर एक मोटी फाइल पटक दी और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, प्लीज़ हैव अ सीट। मिस्टर वाइस चांसलर, इसे अपना ही ऑफिस समझिए, मगर हाँ, आज यहाँ खेल मेरे नियमों से चलेगा। उसका आत्मविश्वास कमरे में बैठे हर शख्स का गुरूर तोड़ चुका था। वाइस चांसलर तक उसे हैरत से देख रहा था। आरब राजपूत ने नजरें घुमाकर सीधे उस रूसी एम्बेसडर की आंखों में आंखें डाल दी और बर्फीले अंदाज में कहा, मिस्टर ब्रांड एम्बेसडर, मैं आपको बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने बदतमीज बेटे की वजह से अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं या फिर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं? या तो तुम अपने बेटे की झूठी इज्जत बचा लो या फिर खुद अपनी डैम रेपुटेशन। फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो आगे झुककर मेज पर अपनी उंगलियां पटकता हुआ बोला था। और मिस्टर वाइस चांसलर साहब, आप पर तो पूरा का पूरा केस बनता है। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की सुरक्षा नहीं कर पाए और अब एक मासूम लड़की को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, अगर ये मामला प्रेस तक पहुंचा तो आपकी चेयर भी नहीं बचेगी। कमरे में जैसे बम फटा था। आपने एक बेसहारा, मासूम और बेकसूर लड़की पर पूरी यूनिवर्सिटी के सामने जुल्म होने दिया और सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे। भूल जाइए मिस्टर वाइस चांसलर, न सिर्फ आप जेल जाएंगे बल्कि इस यूनिवर्सिटी की साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि जब मैं ये वीडियो पूरी सोशल मीडिया पर फैला दूंगा तो लोग सिर्फ यही देखेंगे कि कैसे एक लड़का एक लड़की को धक्का दे रहा है, उसे गालियां दे रहा है और आप जैसे लोग उस लड़की को ही माफ़ी मांगने पर मजबूर कर रहे हैं।
सोच लीजिए, उस वक्त लोग ये नहीं देखेंगे कि लड़का किसी बड़े देश का एम्बेसडर का बेटा है। वो सिर्फ एक बेबस लड़की की मासूमियत देखेंगे और आपके दोहरे इंसाफ का नंगा सच। याद रखिए, इस दुनिया में जहाँ भी औरत पर जुल्म होगा उसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। वाइस चांसलर ने गहरी सांस खींचते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर आरब राजपूत, आपको खुद यहाँ आना पड़ा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर मैं ये भी बताता चलूँ कि गलती इस लड़की की भी है। इसने भी इस लड़के को थप्पड़ मारा था, तो अगर सज़ा लड़के को मिलेगी तो इस लड़की को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बात इंसाफ की है तो दोनों को सज़ा मिलेगी। व्हाट यू से? इससे बेहतर है कि हम इस मामले को यहीं दबा दें। उसकी बात पर लड़के का चेहरा लाल हो गया, मगर उसके बाप ने होंठ भींच लिए, क्योंकि अब खेल में उससे भी बड़ा शेर शामिल हो चुका था, आरब राजपूत। आरब ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मगर शुरुआत इस लड़के ने की थी बदतमीजी करने की। इसलिए अब यही लड़का इस ऑफिस के अंदर नायरा से माफ़ी मांगेगा, तभी मैं इस मामले को यहीं ख़त्म कर दूंगा। उसकी गहरी नज़रें सीधे लड़के के बाप पर टिकी थीं। वो फ़ौरन उठा और लड़के को इशारा कर दिया, लड़के माफ़ी मांगो। उसका रौब अब उल्टा पड़ चुका था। मजबूरन उस लड़के को नायरा से माफ़ी मांगनी पड़ी, मगर फिर वो बाहर निकलते हुए लाल चेहरे के साथ ऑफिस से बाहर चला गया। आरब राजपूत सीधा हुआ और ठंडी मगर धारदार आवाज़ में बोला, आज के बाद इस यूनिवर्सिटी में नायरा को कोई तंग नहीं करेगा, वरना हमारी कंपनी से जो फंड्स तुम्हें मिल रहे हैं ना, उन पर पाबंदी लगा दी जाएगी। वाइस प्रिंसिपल का चेहरा पसीने से बुरी तरह भीग गया था। डोंट वरी सर, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। नायरा बेटा, प्लीज़ आप क्लास में जाइए, वो नरमी से बोला। और नायरा को जैसे होश आया, उसने एक नज़र अपने मसीहा पर डाली और कमरे से बाहर निकल गई। वैसे आप क्यों उसकी इतनी मदद कर रहे हैं? क्या रिश्ता है आपका उससे? वाइस प्रिंसिपल ने उत्सुकता से पूछा। आरब ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शी इज़ माई वाइफ। हम जल्दी ही शादी कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके पास इनविटेशन पहुंच जाएगा। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल हैरान रह गया और आरब वहाँ से चला गया। नायरा अभी कॉरिडोर में ही थी। जिस इंसान से वो भाग रही थी वही आज उसका मसीहा बन गया था। अगर आरब ना आता तो न जाने उसका क्या होता। वो अचानक पीछे से बोला, तुम मुझसे छुपी बैठी थी, मगर मैं तुम्हें ढूंढ ही निकाला। लिटिल गर्ल। उसकी आवाज़ सुनकर नायरा पलट गई। क्यों छुप रही थी मुझसे? वो बेहद करीब आ चुका था। उसके परफ्यूम की खुशबू नायरा की सांसें उलझा रही थी। उसकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा जादू था। नायरा कुछ कह नहीं पा रही थी। चलो, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में छोड़ देता हूँ, आज क्लास से छुट्टी कर लो। आरब उसके साथ साथ चलने लगा था। नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने मुझे क्यों बचाया? आखिर मैं लगती क्या हूँ आपकी? उसकी आंखों में देखते हुए नायरा ने सवाल किया। आरब के होठों पर मुस्कान आई। तुम मुझे अच्छी लगती हो, सिंपल। नायरा ठहर गई। आरब आगे बढ़ा, वैसे भी तुम यहाँ अकेली हो। मगर आज के बाद तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम चाह कर भी मुझसे फरार नहीं हो सकती। नायरा बेचैन हो गई। ध्रुव की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगीं। वो एक गैंगस्टर है, इस देश का सबसे बड़ा माफिया। वो तुम्हें कैद कर लेगा, तुम्हें खरीद लेगा, तुम्हें अपनी गुलाम बनाकर रखेगा, क्योंकि जिसे वो पसंद कर लेता है उसे अपने बस में करके ही छोड़ता है। नायरा को लगा जैसे वो पहले ही उसकी गिरफ्त में आ चुकी है। डर उसके सीने में भर गया। मुझे क्लास में जाना है, प्लीज़ आप चले जाइए। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। आरब हैरान रह गया। मुझसे क्यों डर रही हो? लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। वो धीरे से मुस्कुराया। कब तक भागोगी लिटिल गर्ल? एक दिन तो मेरी पनाहों में आना ही होगा। नायरा पूरे रास्ते सोचती रही, अगर आज आरब ना आता तो उसका क्या हाल होता। लेकिन ध्रुव की बातें उसे उलझन में डाल रही थीं। वो अपने ख्यालों में खोई सड़क पर चल रही थी कि किसी के कदम उसके साथ साथ चलने लगे। उसने पलटकर देखा तो आरब राजपूत था। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? उसका दिल एक पल को रुक गया। आरब ने सिर हिलाया। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुमसे बस कुछ ज़रूरी बात करनी है। मगर तुम तो मुझे देखकर ऐसे भागती हो जैसे भगवान न करे मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दूंगा। नायरा खामोशी से चलती रही। अगर ऐसे ही चलती रहोगी तो हम बात कैसे करेंगे? उसने उसे रोका। नायरा नहीं चाहती थी कि वो उसके पीछे अपार्टमेंट तक जाए, इसलिए मजबूरन रुक गई। बताइए, क्या बात करनी है आपको? आखिरकार उसने बोल ही दिया। आरब ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये शब्द सुनकर नायरा को झटका लगा, जैसे किसी ने उसके कानों में कांच घुसा दिया हो। क्या? उसकी आवाज़ कांप उठी। आरब ठंडे अंदाज में बोला, हाँ। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है?
क्या तुमसे शादी करना मना है? देखो नायरा, तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ऑफ़र है। तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे सारे खर्चे मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम अपने घर वालों की मदद भी कर पाओगी पैसे भेजकर। और अगर इस बड़े शहर में तुम्हारे साथ कोई और परेशानी हुई तो याद रखना, तुम्हें मेरे अलावा कोई बचा नहीं पाएगा। उसका लहजा नायरा को किसी भी कीमत पर शादी के लिए राजी करना चाहता था। नायरा खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें आरब के चेहरे पर थीं, मगर दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। आरब ने धीमे स्वर में कहा, सोच लो, जितना वक्त चाहिए ले सकती हो। कल इसी पार्क में मिलते हैं, तो मुझे अपना फैसला बता देना। और फिर ठंडी आवाज़ में आगे कहा, लेकिन इनकार की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। उसकी आखिरी बात सुनकर नायरा के रोंगटे खड़े हो गए। ध्रुव की कही हर बात उसके कानों में गूंजने लगी। आरब जा चुका था। नायरा अपने अपार्टमेंट में लौट आई। पूरा दिन वो अपने कमरे में बंद रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो यहाँ रूस सिर्फ पढ़ाई के लिए आई थी। अगर शादी कर लेगी तो अपने माँ बाप को क्या जवाब देगी? लेकिन सच ये था कि उसे यहाँ कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। बस एक अरब के रेस्टोरेंट में किसी तरह से नौकरी मिली थी, मगर फिर अरब की वजह से ही उसे वो नौकरी भी छोड़नी पड़ी। अब क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी से डरते सहमते कदमों के साथ बाहर निकली। उसके कदम भारी थे, दिल की धड़कनें बेकाबू। उसने एक डरी हुई नज़र उसी पार्क पर डाली जहां अरब ने उससे मिलने के लिए बुलाया था। वो चाहती थी रास्ता काट कर जल्दी से निकल जाए, लेकिन तभी सामने वही शख्स आकर खड़ा हो गया और उसका दिल जैसे धड़कते धड़कते थम गया। काश जमीन फटती और वो उसमें समा जाती। उसे लगा जैसे वो किसी खौफनाक मुसीबत में बुरी तरह फंस चुकी है। तो तुमने फैसला कर लिया? उसकी आवाज़ खामोशियों को चीर गई थी। नायरा बस उसे घूरती रह गई। और अगर मैं ना कहूँ तो? बहुत देर बाद उसके होंठ हिले थे, आवाज़ कांप रही थी। आरब के होंठों पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। तो फिर मैं ज़बरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, गन पॉइंट पर शादी करूंगा। इसलिए बेहतर है प्यार से मान जाओ। नायरा की आंखें हैरत से फैल गईं। दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने को था। ध्रुव की बातें सच लगने लगी थीं कि वो कुछ भी कर सकता है, और अगर एक बार कैद कर लिया तो तुम कभी भी उसकी गिरफ्त से निकल नहीं पाओगी। अब वही सब उसकी आंखों के सामने था। आरब और भी खौफनाक अंदाज में बोला, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हैं। फैसला कर लो वरना उठा कर ले जाऊंगा। उसकी ठंडी आवाज़ ने नायरा की रूह जमा दी। नायरा चुपचाप उसे देखती रही। उसके सामने अब एक ही सवाल था, शादी कर लेगी तो कम से कम उसकी इज्जत तो बच जाएगी, वरना अगर उसने ज़बरदस्ती कुछ कर दिया तो वो अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाएगी। उसकी आंखें नम हो गईं। एक मजबूरी की चट्टान पर खड़ी थी वो। होंठ कांपते हुए धीरे से फड़फड़ाए, आंसू आंखों से छलक पड़े, और फिर उसने धीरे से सर हाँ में हिला दिया। मुझे मंजूर है। अरब की आंखें चमक उठीं। वेरी गुड, शादी आज शाम को ही होगी। चलो अभी शॉपिंग करते हैं। नायरा हैरान रह गई। क्या अभी? हाँ अभी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जब से तुम्हें देखा है दिल बेचैन है, तड़प रहा है। अब और इंतजार नहीं कर सकता। नायरा ने बुझे स्वर में कहा, मेरा बैग? वो तो भागने का रास्ता ढूंढना चाह रही थी, मगर आरब ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, पहले तुम्हारा बैग तुम्हारे अपार्टमेंट में छोड़ देते हैं। नायरा का दिल सहम गया। इसका मतलब आपको पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ? आरब ने खतरनाक मुस्कान फेंकी और सिर हिला दिया। नायरा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें पहले ही कैद कर चुका हूँ। तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, सब मेरी नज़र में है। नायरा का मन चिल्लाया, भागो यहाँ से, मगर उसके कदम तो जकड़ चुके थे। मजबूरी में वो चुपचाप उसके साथ अपने अपार्टमेंट गई, बैग रखा और फिर उसके साथ शॉपिंग के लिए निकल आई। अच्छा ये बताओ, हमारी शादी के लिए तुम कैसी दुल्हन बनना चाहोगी, इंडियन लुक या फिर वेस्टर्न? आरब की आवाज़ बेहद सहज थी, जैसे वो कोई आम सी बात पूछ रहा हो। नायरा खामोश रही, अपने ही ख्यालों में डूबी। आरब ने उसका कंधा हिलाया। नायरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो चौंक पड़ी। मैं वो जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। वो धीरे से बोली, मुझे वाइट फ्रॉक पहननी है जिस पर गोल्डन वर्क हो। आरब ने तुरंत सिर हिलाया। परफेक्ट, चलो शहर के सबसे महंगे बुटीक में चलते हैं। 2 घंटे में तुम्हें वही ड्रेस मिल जाएगी। वो उसे अपने साथ खींच ले गया। नायरा बस कटे पेड़ की तरह उसके पीछे पीछे घिसटती रही, और सचमुच 2 घंटे के बाद उसके सामने वही ड्रेस थी, सपनों जैसी। मगर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ बेबसी और डर था। उसके बाद ड्रेस के साथ मैचिंग जूती, ज्वेलरी, मेकअप और हैंडबैग, सब कुछ नायरा को दिलवाया गया।
और वो बस खामोश रही। सच तो ये था कि वो इस आदमी के असर में थी, उसकी गिरफ्त में किसी जादू की तरह बंधी हुई थी। बोलने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। शाम को आरब उसे अपने साथ एक अपार्टमेंट में ले गया था। नायरा नहीं जानती थी ये अपार्टमेंट किसका था, लेकिन वहाँ शादी का सारा इंतजाम हो चुका था। उसे पता था किसी विदेश में हिंदुस्तानी शादी का इंतजाम करना आसान नहीं होता, मगर आरब के लिए ये सब पल भर का खेल था। शादी हो गई। नायरा की नज़रें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं, ध्रुव को। इस अनजान देश में वही एक शख्स था जो उसे थोड़ा अपना सा लगता था, मगर शादी के बाद ध्रुव कहीं नजर नहीं आया। उसने सोचा था कि अगर मौका मिलेगा तो यहाँ से निकलने की मदद मांगेगी ध्रुव से, मगर सब कुछ खत्म हो चुका था। शादी के तुरंत बाद आरब उसे अपने साथ अपार्टमेंट से बाहर ले आया। गाड़ी में बैठा बड़े सलीके से ड्राइव कर रहा था, जबकि नायरा डर और बेचैनी से अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। कभी कभी एक नज़र उठाकर उसे देख लेती, फिर झट से नज़रें झुका लेती। अचानक आरब ने उसका चेहरा देखते हुए सवाल किया, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे डरती हो? नायरा का गला सूख गया, सांसें अटक गईं। जल्दी से सिर नीचे झुका लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरब के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। रिलैक्स यार, परेशान मत हो, अब तुम मेरी हो और मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब तक तुम इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं कर लेती, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा। मैंने शादी की हड़बड़ी सिर्फ इसलिए की थी ताकि मेरे दिल को सुकून रहे कि तुम अब मेरे करीब हो। नायरा हैरान रह गई। उसका अंदाज नरम था, कहीं से भी वो कोई माफिया या गैंगस्टर नहीं लग रहा था। कुछ ही देर में वो उसे एक बेहद खूबसूरत बंगले में लेकर आया था और नायरा दंग रह गई। इतना बड़ा और शानदार महलनुमा घर। आरब ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ये मेरा घर है और आज से तुम्हारा भी। उसने उसका हाथ पकड़ा और खामोशी से अंदर ले आया। अंदर का नज़ारा और भी आलीशान था, जैसे रूस के सबसे खूबसूरत बंगलों में से एक। घर दिखाने के बाद वो उसे अपने साथ एक कमरे में लेकर आया। ये हमारा कमरा है। नायरा खामोशी से साथ चलती रही। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसने कॉल उठाई। शायद कोई सीरियस कंडीशन थी। कुछ पल सुनने के बाद बोला, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। नायरा ने एक राहत की सांस ली थी। मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तुम घर पर ही रहना, रेस्ट करो। कुछ खाना हो तो बाहर एक इंडियन नौकरानी है कविता, उससे कह देना, जो चाहो बनवा लेना। उसने नायरा के गाल पर हल्की थपकी दी और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही नायरा ने पूरे घर का जायजा लिया। बाहर कोई गार्ड नहीं था, सिर्फ गेट पर एक चौकीदार खड़ा था, यानी भागना नामुमकिन नहीं था। उसने जल्दी से ध्रुव को कॉल किया। ध्रुव ने कॉल उठाते ही हैरानी से कहा, नायरा तुम कहाँ गायब हो गई थी? क्या सच में उसने तुमसे शादी कर ली? नायरा रो पड़ी। हाँ, अगर मुझे पता होता तो मैं किसी भी कीमत पर यह शादी रोक देता। नायरा तुम अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। ध्रुव की आवाज़ कांपी थी। नायरा ने डर से पूछा, कैसी मुसीबत? ध्रुव ने जल्दी से कहा, मैंने उसके 2 आदमियों को रेस्टोरेंट में बात करते सुना है। वो कह रहे थे आज रात वो तुम्हें किसी बिजनेस डील में बेच देगा। तुम्हारी खूबसूरती से वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। आज की रात तुम्हारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। नायरा, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो वहाँ से भागो अभी। आरब को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। वो अभी इमरजेंसी केस में फंसा है और मैं उसे यहीं उलझाए रखूँगा। तुम सीधा यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर पहुँचो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ और तुम्हें सुरक्षित निकाल ले जाऊँगा। नायरा का खून डर के मारे जम गया। ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे। उसकी रगों में ठंडक दौड़ गई। आरब का मासूम चेहरा उसकी आंखों में घूम गया। इतना प्यार जताने वाला आदमी इतना घिनौना काम भी कर सकता है। उसने कांपते हुए कहा, ध्रुव मुझे डर लग रहा है। डरो मत नायरा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बस जल्दी से निकलो वहाँ से। ध्रुव ने ये कहकर फ़ोन काट दिया। नायरा ने चारों तरफ देखा। आरब घर पर नहीं था और वो ये मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। वो जल्दी से भारी ड्रेस और ज्वेलरी उतार कर सिंपल कपड़े पहन चुकी थी। मौसम के तेवर ख़राब थे, बर्फबारी होने लगी थी। उसने कबर्ड खोला। सामने ही एक लॉन्ग ऊनी कोट लटक रहा था, जिसे उतार कर उसने तुरंत पहन लिया। आंसुओं से धुंधली आंखें लिए उसने घर से बाहर कदम रखा। चौकीदार ने देखा तो बोली, बस थोड़ी देर बाहर बर्फबारी के नज़ारे देखने जाना है। चौकीदार ने रोकना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे नायरा को रोकने का कोई हुक्म नहीं मिला था, इसीलिए वो चुप रहा। नायरा तेज कदमों से बंगले से दूर हुई और फिर दौड़ पड़ी जान बचाने के लिए। करीब 15 मिनट के बाद वो यूनिवर्सिटी की बैक साइड तक पहुंच गई थी। तंग गलियों और शॉर्टकट से होते हुए उसका दिल धड़क रहा था। आंखें इधर उधर भटक रही थीं। ध्रुव कहाँ हो? वो बुदबुदाई।
वो वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, किसी का मोबाइल पर बात करना। हाँ, नायरा अब कभी भी आरब के साथ नहीं रहेगी। हर बार आरब राजपूत जीत जाता है, मगर इस बार जीत मेरी होगी। नायरा मेरी बातों में आ गई है। नायरा का दिल थम सा गया, उसकी सांसें अटक गईं, उसके होंठ धीरे से बुदबुदाए। ये तो ध्रुव की आवाज़ है। वो किसी भी टाइम पर यहाँ पहुँच जाएगी। उसके बाद मैं उसे लेकर हमेशा के लिए शहर से गायब हो जाऊँगा और आरब राजपूत हाथ पांव मारता रह जाएगा। जिस दिन पहली बार वो रेस्टोरेंट आई थी, उसी दिन मेरा दिल उस पर आ गया था। नायरा बस मेरी है। मगर न जाने क्यों आरब राजपूत का दिल भी उस पर आ गया। लेकिन अब नायरा मेरी बातों में आ गई है। नायरा के कान सुन पड़ गए, उसकी रगों में खून जम सा गया। आवाज़ बहुत साफ थी, और हाँ, यह आवाज़ ध्रुव की ही थी। नायरा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तो ध्रुव ही गलत है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें बेकाबू हो गईं। वो कांपते हुए एक कदम पीछे हटी। उस सन्नाटे भरे माहौल में उसके कदमों की आहट गूंज उठी। ध्रुव चौकन्ना हुआ। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई और उसकी आंखें ठिठक गईं। नायरा, वो जोर से पुकारा। नायरा का कलेजा मुंह को आ गया। वो पागलों की तरह भागी। पीछे ध्रुव उसकी तरफ लपक रहा था, मगर नायरा अब न ध्रुव पर यकीन कर सकती थी और न आरब राजपूत पर। दोनों ही उसके लिए शिकारी थे। उसकी आंखों में बस यही ख्याल दौड़ा, कौन सच्चा है कौन झूठा, मैं किस पर भरोसा करूं। बर्फ से ढकी सड़क, सफ़ेद चादर में लिपटा पूरा शहर, और वो कांपते पैरों से बुरी तरह दौड़ रही थी। सांसें उखड़ रही थीं, मगर डर ने उसे रुकने नहीं दिया। बार बार पीछे मुड़कर देखती, कहीं ध्रुव पीछा नहीं कर रहा हो। थोड़ी देर के बाद उसके कदम थम गए। उसने एक पेड़ के सहारे खुद को संभाला। तभी अचानक किसी ने पीछे से फुसफुसाया, हाय माय लिटिल प्रिंसेस, अकेली कहाँ जा रही हो? मुझे साथ लेकर नहीं जाओगी? नायरा का पूरा जिस्म सिहर उठा। आवाज़ वही थी, ध्रुव की। अगले ही पल उसने पीछे से उसे दबोच लिया। आखिर इतना बड़ा खेल मैंने तुम्हें पाने के लिए ही तो रचा था। तुम अरब राजपूत की कैद से तो निकल आई हो, मगर अब मेरी कैद से कैसे निकलोगी? मैंने अपने ही दोस्त के साथ गद्दारी की है तुम्हें पाने के लिए, और इसकी कीमत अब तुमसे वसूल करके रहूँगा। नायरा उसकी पकड़ में बुरी तरह फड़फड़ाई थी। उसकी चीख गले में ही अटक गई, छोड़ो मुझे ध्रुव प्लीज। मगर ध्रुव की पकड़ जैसे लोहे जैसी थी। उसकी आंखों में वहशीपन था। नायरा ने पूरी ताकत से उससे छूटने की कोशिश की। तभी अचानक कुछ नुकीली चीज उसकी गर्दन में चुभी थी, और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और फिर वो बेहोश हो गई। जब उसने होश संभाला, उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। हाथ पांव कसकर कुर्सी से बंधे हुए थे। उसके सामने ध्रुव मुखर्जी टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा शैतानी हंसी हंस रहा था। तुम पर भरोसा किया मैंने, और तुमने मेरे साथ क्या किया? नायरा चीखी। उसकी आंखों में आंसू थे। ध्रुव ने जहर उगला। ओ माय लिटिल प्रिंसेस, तुम कितनी भोली हो। हाँ, जो कुछ भी मैंने आरब राजपूत के बारे में कहा सब झूठ था। असल माफिया लीडर तो मैं हूँ, और तुम्हें पहली नज़र में देखकर ही मेरा दिल तुम पर आ गया था। उसकी आंखें नायरा के वजूद पर फिसल रही थीं। तुम जैसी नाजुक कली मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम्हारी खूबसूरती पर पागल हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने दोस्त तक को धोखा दिया, और अब तुम सिर्फ मेरी हो। नायरा की आंखों में आरब का चेहरा उभर आया, उसकी चमकती आंखें, सच्ची मोहब्बत और उसका मासूमियत भरा अंदाज। वो कांपते हुए चीखी, हरगिज नहीं, मैं आरब राजपूत की बीवी हूँ, उसकी अमानत हूँ। तुम्हारे जैसे गंदे इंसान के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती। मैं पागल थी जो तुम्हारी बातों में आकर वहाँ से भाग गई, मगर अब नहीं। तुम्हारी किसी भी घटिया खेल में कभी शामिल नहीं होंगी। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। ध्रुव की आंखें लाल हो गईं। बस, बहुत सुन लिया मैंने। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा ये मुझे खुद भी नहीं पता। उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई थी। शादी तो तुम आरब राजपूत से कर चुकी हो, मगर आज की रात तुम्हारी इज्जत मेरी होगी। नायरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल छलनी हो गया। जिसे अपना समझा वही दुश्मन निकला, और जिसे दुश्मन समझा वही उसका अपना था। आंसू छलक पड़े। वो टूट कर रो पड़ी। आई एम सॉरी आरब, प्लीज़ हेल्प मी। उसकी सिसकियाँ कमरे की दीवारों से टकराकर लौट आईं, और ध्रुव की दानवी हंसी गूंज उठी। ध्रुव कमरे से जा चुका था, और नायरा बेहिसाब आंसू बहा रही थी। पूरे 2 घंटे गुजर चुके थे। तभी ध्रुव दोबारा कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। वो कुर्सी पर उसके सामने टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा और जहरीली मुस्कान के साथ बोला, तो क्या सोचा तुमने? नायरा ने कांपते हुए मगर पूरे जज्बे से जवाब दिया,
मैंने एक बार कह दिया ना ध्रुव, मैं आरब के साथ कोई गद्दारी नहीं करूँगी। मैं उसकी बीवी हूँ, उसकी इज्जत हूँ। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं अपनी जान ले लूँगी, मगर खुद को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूँगी। ध्रुव ताली बजाते हुए पागलपन से हंसा। वाह नायरा वाह, क्या डायलॉग बोलती हो तुम। मगर सुनो, 2 घंटे बाद यहाँ रोज रूस में एक ब्लैक मार्केट लगती है जहाँ लड़कियों की नीलामी होती है। जानती हो, वहाँ लड़कियों की कीमत लाखों में होती है और तुम जैसी हसीन नाजुक कली तो करोड़ों में जाएगी। मैं तुमसे आज बहुत बड़ा फ़ायदा उठाने वाला हूँ और अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा करूँगा। उसकी आंखों में हबस की चमक थी। वो धीरे धीरे नायरा के पास आया और उसके बंधे हुए हाथों को खोलते हुए सरगोशी में बोला, लेकिन तुम्हें बेचने से पहले क्यों न तुम्हारे हुस्न को थोड़ा सा महसूस कर लूँ। उसने उसके नरम हाथों को पकड़कर दबाया। नायरा का पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया, रगों में खून जमने लगा। ध्रुव उसे बाहों से पकड़कर घसीटता हुआ अपनी गाड़ी तक ले आया। उसके मुंह पर उसने पहले ही टेप चिपका दी थी ताकि वो चिल्ला न सके। गाड़ी अंधेरी सड़कों से होती हुई किसी सुनसान जगह पर रुकी। ध्रुव ने शैतानी हंसी के साथ नायरा को देखा और बोला, जानती हो ये जगह, यहाँ लड़कियों की बोली लगती है। खरीदार मोटी रकम देते हैं और फिर अगले दिन उन्हें अपनी बताई जगह पर ले जाते हैं। आज तुम्हारी कीमत करोड़ों में वसूल करूँगा, मगर कल खरीदार को सौंपने से पहले आज की रात तुम्हारे साथ रंगीन करूँगा। और हाँ, जब लोग जानेंगे कि तुम आरब राजपूत की बीवी हो तब तो तुम्हारी कीमत और भी आसमान छू लेगी। ध्रुव ने उसे स्टेज पर खड़ा कर दिया। चारों तरफ शोर मच गया। लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरत से चीख उठे। मगर इससे पहले कि ध्रुव कुछ और कहता, अचानक एक गोली हवा को चीरती हुई आई और ध्रुव के कंधे को भेदती हुई निकल गई। ध्रुव दर्द से चीखा। हॉल में एकदम हलचल मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा हॉल खाली हो गया। ध्रुव ने दांत पीसकर चारों ओर देखा। कौन है, बाहर आओ। तभी हल्की हल्की चाल से एक साया सामने आया। उसकी चाल में रौब था, आंखों में आग। नायरा का दिल धड़क उठा। आरब, उसके होंठ कांपे। ध्रुव ने बंदूक निकाली, लेकिन आरब पहले ही एक और फायर कर चुका था। दूसरी गोली ध्रुव के हाथ पर लगी, तीसरी गोली उसकी टांग में। ध्रुव जमीन पर गिर पड़ा। आरब नायरा के पास आया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने नायरा को बंधनों से आज़ाद कर दिया और फिर ध्रुव की तरफ घूमकर गरजते हुए बोला, ध्रुव, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू गद्दार निकलेगा। मैंने तुझे हिंदुस्तान से यहाँ रूस बुलाया, तुझे नौकरी दी, तेरा हर सपना पूरा करने की कोशिश की, और तूने मुझे ही धोखा दे दिया। चलो धोखा दिया, यहाँ तक तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मेरी बीबी को रुलाने की हिम्मत कैसे की तूने। ध्रुव ने कांपते हुए मुंह खोला। आरब, सुनो तो सही, मैं। मगर इससे पहले कि आरब ने पिस्टल उसके माथे पर रख दी, उसकी आंखें जहर उगल रही थीं। इससे पहले ध्रुव कुछ कहता, उससे पहले ही ट्रिगर दब गया। गोली उसकी खोपड़ी को चीरती हुई बाहर निकल गई और ध्रुव का जिस्म वहीं ढेर हो गया। नायरा ने कांपते हुए आरब की ओर देखा। उसके गले से दबी दबी सिसकियां फूट रही थीं। आरब ने उसे अपने सीने से कसकर लगाया। उसका गुस्सा भी उसके लिए मोहब्बत में बदल गया था। तुम घर से बाहर क्यों निकली? आरब की आवाज़ कड़क थी, मगर उसके लहजे में दर्द भी साफ झलक रहा था। नायरा उसके सीने में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उस वक्त आरब का गुस्सा भी उसे बेहद अपना सा लगा था। वो उसे बचाने आया था, वरना अभी कुछ मिनट के बाद उसके साथ यहाँ पर क्या होने वाला था, सोचकर ही वो डर से कांपने लगी। अचानक ही वो आरब के सीने से लिपट कर हिचकियों से रो पड़ी। आई एम सॉरी आरब, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ गलत बताया गया था। ध्रुव ने मुझसे कहा था कि मेरी जान और इज्जत को खतरा है, इसीलिए मैं तुमसे डर रही थी। वो रोते हुए अब सारी बातें आरब को बता रही थी। आरब ने गहरी सांस ली और धीमे मगर भारी लहजे में कहा, एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे बात करने की कोशिश तो करती। मोहब्बत हो गई थी तुमसे पहली ही नज़र में, इसीलिए तुम्हारा दीवाना होकर तुम्हारे पीछे पीछे फिरता था। तुमसे शादी की, तुम्हें अपना बनाया, मगर तुम तो कुछ और ही समझ बैठी। वो अफसोस से कह रहा था। नायरा सुबकते हुए बोली, आई एम सॉरी। वो माफ़ी मांग रही थी। अच्छा चलो घर चलते हैं। वो उसे अपनी बाहों के घेरे में लिए घर लाया। नायरा सारा रास्ता रोती रही थी, मगर आरब खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी में 2 बज रहे थे। नायरा बेडरूम के बेड पर बैठी थी। आरब उसके सामने कॉफ़ी का कप रख रहा था। रो रो कर उसकी नाक लाल हो चुकी थी, आंखें भी लाल थीं। बस कर दो, और कितना रोगी, उसने आखिरकार कह दिया। आई एम सॉरी। नायरा ने फिर से चेहरा उठाकर माफ़ी मांगी।
आरब बोला, पूरे शहर में मेरे आदमी फैले हुए हैं, इसीलिए जब तुम्हें ध्रुव के साथ देखा तो मुझे तुरंत पता चल गया कि तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। नायरा आंसू पोंछते हुए अब थोड़ा रिलैक्स हो चुकी थी। धीरे से बोली, एक बात कहूँ, मानोगे? आरब ने उसकी तरफ देखा। एक नहीं 100 बातें कहो, वो कांपती आवाज़ में बोली। मेरे साथ हिंदुस्तान चलो, मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप से मांगो, पूरे समाज और रिश्तेदारों के सामने इज्जत और मान के साथ मुझसे शादी करो। अभी तो मैंने तुमसे ये शादी सिर्फ डर की वजह से की थी। आरब हल्के से मुस्कुरा दिया। अच्छा, मतलब डर की वजह से मुझसे शादी की, मुझसे मोहब्बत नहीं है? नायरा का दिल धड़क उठा। उसने नज़रें उठाकर उस शख्स को देखा जो पहले ही नज़र में उसके दिल में बस चुका था, मगर उसके दिल में गलतफहमियां डाल दी गई थीं। उसने धीरे से आंसू पोंछे। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। आरब उसकी आंखों में झांकते हुए और भी करीब आया। मोहब्बत करती हो तो फिर आज की रात ये दूरी क्यों? आज की रात को मैं ख़राब नहीं करना चाहता। ये कहकर उसने उसके नरम होठों पर अपने होठ रख दिए और पूरी शिद्दत से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। अब वो नायरा से दूर नहीं रहना चाहता था। नायरा, रही बात तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांगने की, तो अगले 2 दिन में ही हम हिंदुस्तान में होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल खुद पर कंट्रोल नहीं है यार। कहते हुए वो उसके कुर्ते को ऊपर की ओर सरका गया और उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर उसकी धड़कनों को महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसके नरम होंठ उसकी गर्दन से नीचे नरम धड़कनों की ओर उतरते चले गए। नायरा सोच रही थी कि अभी अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करेगी, मगर आरब की छुअन में छुपा हुआ नशा उसे भी मदहोश कर गया। उसकी हल्की गहरी सिसकियां कमरे में गूंजने लगीं। आरब ने उसके पीछे हाथ ले जाकर एक झटके से उसके हुक खोल दिए, फिर उसके सीने की धड़कनों को होठों से छूते हुए उसे तकिए पर लिटा दिया। नायरा का पूरा बदन मचल उठा, दिल शोर मचाने लगा। उसका जी शिद्दत से चाहा कि वो आरब से लिपट जाए, और फिर उसने आरब के बालों में उंगलियां फंसाकर खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। उसकी इस बेखुदी पर हल्के से मुस्कुराते हुए आरब उसके वजूद की गहराइयों में हल्के हल्के उतरता चला गया। उसकी मदहोश मीठी मीठी दर्द भरी सिसकारियाँ आरब को और भी मदहोश कर रही थीं। वो रात बहुत खूबसूरत थी। दोनों किसी और ही दुनिया में खो गए थे। सुबह होते ही जब आरब ने आंखें खोली तो अपनी नहाई धोई खूबसूरत बीवी को देखा, जो आईने के सामने खड़ी अपने गीले बालों को सुखा रही थी। पिंक साड़ी में उसका गुलाबी रूप उसे मदहोश कर रहा था। आरब ने उसे खींचकर दोबारा अपने सीने पर गिरा लिया। नायरा शर्म से झिझकी। प्लीज आरब, अभी अभी नहा कर आई हूँ, तो दोबारा नहा लेना। आरब धीरे से मुस्कुराया। बल्कि ऐसा करेंगे, हम दोनों एक साथ नहाएंगे। कहते हुए उसने फिर से उसके गले में चेहरा छुपा लिया और उसके नरम से होठों की कैद में करते हुए उसकी मुस्कान छीन ली, और फिर साड़ी का पल्लू हटाते उसके ब्लाउज के बटन उसकी नरम धड़कनों पर अपनी बेड से भरे गाल सहलाने लगा। नायरा गुदगुदी से हंस पड़ी और वो फिर से अपने जुनून की शिद्दत में खो चुका था। अगले 2 दिन में ही दोनों हिंदुस्तान जाने की तैयारी कर चुके थे। आरब ने नायरा से वादा किया कि मैं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर विदा कराऊंगा और वापस इसी देश इसी बंगले में लेकर आऊँगा। नायरा खुशी के मारे उससे लिपट गई थी और अपनी आंखें बंद कर लीं। किस्मत में इतना अच्छा हमसफ़र लिखा होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। आरब ने उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी ज़िंदगी में लड़कियां तो बहुत आई थीं, मगर उसका दिल कभी किसी के लिए नहीं धड़का था। नायरा पहली लड़की थी जो उसकी धड़कनों में बस गई थी, और अब पूरी ज़िंदगी उसी के साथ तमाम होनी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।